सभी साथियों को मेरा नमस्कार। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा की यूट्यूब चैनल पर मैं विनोद बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं। तो देखो गाइज, अपनों ने कल जो लास्ट टाइम किया था वो संविधान का बेसिक किया था। आज अपने करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संवैधानिक विकास क्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखो कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई हमें अगर संविधान की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, किस प्रकार से हमें इस संविधान का नॉलेज हुआ, किस प्रकार जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान की मांग की और किस क्रमबद्ध तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन से जो अधिनियम लाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, उनका अध्ययन करेंगे अपने क्रम वाइज। और साथ में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किस प्रकार हुआ और भारत में पहला एजेंट कौन आया और पहली व्यापारिक फैक्ट्री किस प्रकार लगी, उस समय की बात करें तो उस समय किस प्रकार से न्याय व्यवस्था थी। वो सारी चीजें आज अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में करने जा रहे हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास क्रम, भारत का संवैधानिक विकास क्रम, यानी कि संविधान का विकास क्रम है वो किस प्रकार रहा था। तो देखते हैं। अब देखो, एक इंसान, बात है 1590 ईस्वी की। कब की बात है? 1590 ईस्वी की बात है, जब एक इंसान, इंग्लैंड का इंसान, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके वापस लौटता है और उसका नाम था रॉल्फ फिच। उस यात्री का क्या नाम था? रॉल्फ फिच था। अब देखो, ये इंसान पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके वापस अपने स्वदेश इंग्लैंड लौटा। तो देखो कि जिस प्रकार से अपने कहीं पर घूमकर आते हैं तो जो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज लगती है, कोई भी हो, चाहे अपने, चाहे हमें कोई चीज पसंद आए, अपने उसी के बारे में बातें करते हैं। तो ये व्यापारी वर्ग से था। तब व्यापारी को क्या अच्छा लगेगा? पैसा अच्छा लगेगा। तो इसने जाते ही ब्रिटिश वासियों को एक बात कही कि सबसे धनी व्यक्ति ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, अगर धनी व्यक्ति है सबसे अधिक, तो वो कौन है? अकबर है, मुगल बादशाह अकबर। यानी कि उस समय भारत में किसकी सत्ता थी? मुगलों की थी। तो मुगल किस प्रकार से आए थे वो आपने हिस्ट्री में जाना होगा कि एक युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1926 ईस्वी के दिन, पानीपत। आपके हरियाणा के अंदर मैदान पड़ता है पानीपत का मैदान, पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध के बाद यहां पर भारत के अंदर जो मुगल सत्ता स्थापित हुई थी, तो अकबर, उस समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या था? जो आपने कहावत सुनी होगी कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसने कहा कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? भारतीयों के पास है, अकबर के पास है। क्योंकि उस समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। बात कब की है? 1590 ईस्वी। क्योंकि अकबर का अगर अपने शासनकाल देखें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है। 1605 ईस्वी के अंदर उंटाला के युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उंटाला का युद्ध, जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट और अकबर के मध्य हुआ था 1605 ईस्वी के अंदर। वो अनिर्णायक युद्ध रहा था और अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अब देखो कि इसने कहा कि सबसे धनी व्यक्ति अकबर है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। अब पैसे वाली बात थी, तो व्यापारियों के अंदर क्या हुआ? क्योंकि पैसे की बात थी, तो व्यापारी को उत्सुकता हुई। वो जानने लगे कि भारत में पहले से व्यापार कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्यापार के तरीके बताइए। तो इसने बताया। तो इस प्रकार करते करते पहले 10 जुड़े, बाद में 20 जुड़े, इस प्रकार करते करते 100 व्यापारी इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक संस्था बनाई और उस संस्था को नाम क्या दे दिया गया? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो EIC की स्थापना आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए?
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के दिन हुई। अब देखो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 31 दिसंबर कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर, ब्रिटेन के अंदर हुई। दूसरा पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय, स्टेब्लिश के समय भारत का सम्राट कौन था? तो कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। और अगर पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो महारानी कौन थी? तो आपका आंसर होना चाहिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन थी महारानी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ब्रिटिश की सम्राज्ञी थी वो। तो ये तीन क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद में देखो कि आपने कंप्यूटर के एग्जाम दिए होंगे, कंपटीशन लाइन के अंदर भी आप कंप्यूटर के एग्जाम, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको क्वेश्चन क्या मिलेंगे कि रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान की भी भरिए। यानी खाली स्थान में वो क्या पूछेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम, EIC का पूरा नाम या मूल नाम। आपसे वो क्वेश्चन क्या करेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा या मूल नाम सही कौन सा है, या इस खाली स्थान में क्या आएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आज तक हम उन्होंने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन मूल या पूरा नाम कुछ अलग है। तो वो क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। आपसे वो क्या पूछेगा कि कंपनी का पूरा या मूल नाम बताइए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब देखो कि चार ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन देकर ये चाहे मर्चेंट छोड़ दे, चाहे ये छोड़ दे, ट्रेडिंग छोड़ दे, इनमें से एक आध वर्ड छोड़ दिया उसने या दोनों वर्ड छोड़ दिए। चार ऑप्शनों के अंदर अलग अलग एम से स्टार्ट होने वाले और इधर टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड दे दिए पजल करने के लिए। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कंपनी का मूल या पूरा नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर सही होगा। इसके बाद देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। उसमें इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। तो इन्होंने व्यापारिक अनुमति दे दी इनको एशियाई देशों के अंदर। इसके बाद में अगर बात करें कंपनी की तरफ से आने वाला भारत में प्रथम एजेंट, तो प्रथम एजेंट यानी कि अगर आपके मान लो कि सिरसा के अंदर कोई कंपनी स्थापित हुई है, यहां पर कोई कंपनी स्थापित हुई, फर्टिलाइजर की कंपनी स्थापित होती है, क्या वह कंपनी खुद चलकर आपके पास आएगी? नहीं आएगी ना। वो क्या करेगी? अपने एक अधिकारी को या एजेंट को भेजेगी कि हमारे प्रोडक्ट इस प्रकार से आप प्रोडक्ट खरीदिए, इसके ये बेनिफिट्स है। तो उस प्रकार से यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट आया था, और वो एजेंट कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस था। ये भारत में कब आता है? 1608 ईस्वी के अंदर। कब आया था? 1608 ईस्वी के अंदर भारत में आता है। कौन आया? प्रथम एजेंट आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आने वाला प्रथम एजेंट कौन था, तो प्रथम एजेंट या अधिकारी लिख सकते हो। तो कौन था? विलियम हॉकिंस था। और ये कब आया था? 1608 ईस्वी के अंदर।
एक क्वेश्चन तो ये, इसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम एजेंट विलियम हॉकिंस आता है, उस समय भारत का सम्राट कौन था? क्योंकि मैंने बताया था कि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है, उंटाला युद्ध के उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में अकबर के बाद में कौन सा भारत का सम्राट बना? तो जहांगीर बना। कौन बना? जहांगीर बना। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, आप कई लोग मेरा नाम जानते होंगे, ट्रिकी गुरु है। तो ट्रिक क्या है याद रखोगे, मुगल बादशाहों का क्रम है बाज साहब। क्या लाइन याद रखनी है? बाज साहब। अब देखो, बा से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। इस लाइन का मतलब क्या होगा? मुगल बादशाहों का क्रम है ये। पहले कौन आया? बाबर। बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह। ठीक है, एक दो बार इसको रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगी। बादशाह याद रखना, आराम से मुगलों का क्रम याद होगा। ठीक है, तो उस समय भारत का सम्राट कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। अब देखो भाई, कंपनी का एजेंट आया, जहांगीर से मिला, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां पर बसाने स्टार्ट की। यहां पर भी एक रोचक तथ्य मिलने वाला है आपको, और वो किस प्रकार से। भाई देखो कि ये भारत के अंदर एक ऐसी जगह खोज रहे थे जहां पर कच्चा माल भी हो, यानी कि खूब पैदावार होनी चाहिए, और साथ के साथ समुद्री इलाका भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर पहले जो व्यापारिक किया जाता वो समुद्री व्यापार किया जाता था। तो समुद्र वाला इलाका हो और कच्चा माल भी बहुत ज्यादा हो। तो भारत का एक राज्य एक इतना फेमस है कुछ चीजों के लिए, जो उत्पादन में सर्वोपरि है, और उनको जो अंग्रेजों की नीति थी वो जूट का यानी कि कपास का। तो भारत में ऐसी जगह, यानी कि इन्होंने जो प्लानिंग थी, जमीन कहां पर खरीदी, जमीन का अगर पूछे तो सूरत, और सूरत कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। अब देखो भाई, यहीं पर ही क्यों खरीदी, इसका मतलब क्या था? एक अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा, किचन के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और वो वस्तु कौन सी है? नमक। कौन सा है? नमक है। सबसे बढ़िया यही प्रयोग किया जाता है। नमक से 6 चीजें याद करवा कर जाऊंगा आपको। न से क्या बनेगा? नमक। मैं से मूंगफली। कैसे? कपास। न से नमक, मैं से मूंगफली, और कैसे? कपास। तीनों के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात है। नमक, मूंगफली और कपास तीनों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गुजरात है। हो गई एक। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे? कोंकणी। ओके गुरु जी, ये है भाई अपनी शेड्यूल नंबर 8, भाषा, लैंग्वेज। 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी लैंग्वेज है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे? कोंकणी। इन तीनों लैंग्वेज को अनुसूची नंबर 8, जिसमें क्या दिया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। तो 16वीं, 17वीं, 18वीं कब जोड़ी गई? 71वां अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा यहां से? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से चीजें लिख लिया करो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, कई कबार काम आ जाती है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि अनुसूची 8 में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, या इस प्रकार से 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी।
ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों जोड़ी गई थी। और ऑप्शन में क्या मिलेगा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली या फिर सिंधी। ये 5 ही ऑप्शन मिलेंगे, 5 में से एक आध ऑप्शन होगा वहां पर असंगत के अंदर। तो ये ध्यान में रखना कौन कौन सी भाषा थी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, क्योंकि अगर आप ट्रिक से कुछ चीजें याद करोगे तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने जमीन खरीद ली सूरत के अंदर। जिस प्रकार से मैं आपको एक नक्शा बनाकर बताता हूं, ये आपका गांव है। ठीक है, गांव के अंदर आपका घर पड़ता है यहां पर, ये आपका घर है। ठीक है, आपको घर वाले कह दे कि आपको किराना की दुकान करनी, गांव के अंदर यही चलेगी, जर्दा, बीड़ी, तानसेन, गुटखा। ठीक है, तो आपको घर वाले बोलेंगे कि दुकान कर ले। तो देखो कि आपके पास यहां से लेकर ये एरिया है दुकान करने के लिए, क्योंकि गली यही लगती है, स्ट्रीट यही है आपके घर के नजदीक। तो आप दुकान का एरिया कौन सा चूज करोगे? मेरे ख्याल से तो यही चूज करोगे, ये कॉर्नर, क्योंकि इधर से भी आएगा वो भी खरीदेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर, चारों तरफ से चौराहा लगता है। तो बेस्ट जगह तो यही होगी। आपने यहां पर दुकान कर ली। ठीक है, अब आपका पड़ोसी, ये आपका पड़ोसी है सामने वाला, इसकी भी दुकान यहां पर है, यहां पर दुकान है, उसकी पुरानी दुकान चल रही है। जैसे भारत में पहले दुकान किसकी चलती थी? पुर्तगालियों की चलती थी, यहां पर पुर्तगाली व्यापार करते थे। तो इन्होंने सूरत के अंदर, ये आप सूरत मान सकते हो, ये सूरत का इलाका है, तो वहां पर दुकान किनकी चलती थी? पहले भारत के अंदर पुर्तगालियों की चलती थी। तो भाई उनको गुस्सा तो आएगा ना, आपके पड़ोसी की दुकान है, थोड़ी बहुत बातों पर बाद में तनबन होगी, और बाद में क्या होगा? लास्ट टाइम आपसरी में लड़ाई हुई दोनों पे भी, मान लो छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि आप उसके ग्राहक तोड़ रहे हो नहीं तोड़ रहे। तो अब पुर्तगाली ने सोचा ये हमारे ग्राहक तोड़ रहे हैं, तो पहले हुई छोटी छोटी लड़ाई, जिस प्रकार से घरों में लड़ाइयां होती है, सास बहू की लड़ाई होती है, ननद भौजाई की लड़ाई होती है, देवर भौजाई की लड़ाई हो जाती है। ठीक है, बड़ी बहू छोटी बहू की लड़ाइयां हो जाती है। तो ये तो पड़ोसी ठहरे, तो पड़ोसियों में लड़ाई हो गई। अब देखो ये इलाका था समुद्री इलाका, तो यहां पर एक युद्ध हुआ, 3-4 साल तक तो बनी, लेकिन बाद में छोटी छोटी बातें ज्यादा बढ़ गई। तो बातें ज्यादा बढ़ी तो युद्ध हुआ, और वो युद्ध कहां पर हुआ? सूरत वाले इलाके में हुआ, समुद्र के किनारे हुआ। तो समुद्री इलाके में युद्ध होने के कारण इस युद्ध को नाम क्या दे दिया गया? समुद्री युद्ध। कौन सा युद्ध? समुद्री युद्ध। और ये युद्ध हुआ कब? 1612 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1612 ईस्वी के अंदर ये समुद्री युद्ध हुआ। यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लेना। अब देखो भाई, समुद्री युद्ध हो चुका है, और समुद्री युद्ध किन किन के मध्य हुआ वो देखते हैं अपने। जो समुद्री युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1612 ईस्वी के अंदर। समुद्री युद्ध कब हुआ? 1612 ईस्वी के अंदर। अगर पूछे मध्य किनके हुआ, मध्य पूछे तो कंपनी EIC वर्सेस पुर्तगाली, किनके मध्य हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के मध्य। अब देखो भाई, मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपका जो अच्छा पॉइंट होगा वही बताओगे ना, यानी कि जो बेस्ट पॉइंट होगा वही बताओगे। तो कंपनी ने भी अपने बेस्ट को उतारा, यानी कि कंपनी की तरफ से युद्ध कौन लड़ रहा है? बेस्ट ही लड़ रहा है। जो बेस्ट होगा वही युद्ध लड़ेगा, जो अच्छा करेगा वही। यानी कि कंपनी का एजेंट कौन था? कंपनी की तरफ से सेनापति कौन बनकर आया? कैप्टन बेस्ट। जिसका नाम ही कैप्टन बेस्ट है, वो कार्य भी क्या करेगा?
बेइज्जती करेगा। अब इसने कार्य बेस्ट किया और नतीजा भी क्या निकला, बेस्ट ही निकला। यानी कि युद्ध विजय किसकी हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गई। किसकी विजय हो गई, बेस्ट के कारनामों ने बेस्ट ही नतीजा दिया और युद्ध विजय क्या किया, युद्ध विजय समुद्री में समुद्र विजय कर लिया। तो समुद्री युद्ध किनके मध्य हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन बेस्ट और पुर्तगालियों के मध्य हुआ, जिसमें कैप्टन बेस्ट की विजय होती है। अब देखो विजय हो गई इस युद्ध के अंदर, तो जीता वही सिकंदर। तो नोट लगा के यहां पर यह बात याद रखना, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बनाई गई या बसाई गई पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो कब 1612-13 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र किसको बना दिया, सूरत के अंदर। व्यापारिक केंद्र बोल दो, व्यापारिक कोठी बोल दो, पहला व्यापारिक कारखाना बोल दो, वो कहां पर बसाया गया, सूरत गुजरात के अंदर। और कब, 1612-13 ईस्वी के अंदर, यानी कि समुद्री युद्ध विजय के बाद पहला व्यापारिक केंद्र पूछे तो सूरत के अंदर। अब देखो भाई, यहां तक बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान आता है और उसका नाम था सर टॉमस या टेमस रो। क्या नाम था, सर टॉमस रो। कौन आया कंपनी की तरफ से, सर टॉमस रो। ये भारत के अंदर महान आत्मा आती है 1615 ईस्वी के अंदर। महान आत्मा भारत के अंदर कब आई, 1615 ईस्वी के अंदर आई। और उस समय भारत का सम्राट कौन था, जहांगीर था। अब देखो भाई, ये जहांगीर से मिलने के लिए तत्पर हो रहा था, लेकिन ये भी खोपड़ी गंदी और जहांगीर भी आगे खोपड़ी भी गंदी, वो भी दोनों एक जैसे। तो ये प्लानिंग कर रहा किसी प्रकार से जहांगीर से मुलाकात की जाए, लेकिन जहांगीर से मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि वो करना नहीं चाहता था। इस प्रकार करके इसकी बात नहीं बन रही। 1615 ईस्वी के अंदर ये भारत में आ चुका था। अब ये तरीके खोज रहा, अप्रोच लगा रहा, लेकिन वो अप्रोच किसी की नहीं मानता। तब इसने एक ही प्लान चला। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, ठीक है। वो कहने लुगाई के बस में हो गए किंग उसके। तो भाई देविया ने परिणाम है मेरो, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि देविया की वजह हुई युद्ध होया है और भारत की भी आ दुर्दशा देविया की वजह हुई। चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे महाभारत पढ़ लो, चाहे त्रायन को प्रथम पढ़ लो, चाहे द्वितीय पढ़ लो, किस्सा युद्ध पढ़ लो, चाहे चित्तौड़ का प्रथम शाखा पढ़ लो, चाहे द्वितीय पढ़ लो, चाहे तृतीय पढ़ लो, लुगाइया का कारण नहीं हो रहा है। भारत की दुर्दशा का कारण सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था निकोलस का, निकेटर का, वो भी किस प्रकार हुआ, किसकी वजह से हुआ, घनानंद था, वो भी इनमें मशगूल था। तो देविया ने मेरो परिणाम है, सलूट है। तो भाई अब देखो, सर टॉमस रो किससे टाइम मांग रहा है, नूरजहां से। नूरजहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी, जिद्दी खोपड़ी, ठीक है, जिद्दी इंसान थी, ये रूठ जाती थी। तो रूठी रानी के नाम से भी फेमस है ये। मेनाल भीलवाड़ा के अंदर नूरजहां का महल बना, जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूठी रानी का महल। नूरजहां का महल है, उसे रूठी रानी, क्योंकि ये रूठ जाती थी, जिद्दी भोज, एक बार अगर जिद पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब देखो भाई, सर टॉमस रो नूरजहां के दरबार में प्रस्तुत होता है, और नूरजहां के दरबार में प्रस्तुत होता है तो आपको पता है कि राजस्थान में मिली थी ये, तो राजस्थान में राजस्थानी वेश तो बनाना ही पड़ेगा भाई। तो इसने, आपने वो गाना सुना होगा हरियाणा के अंदर, गजबन पानी न चाले, चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, है नी, जुत्ती भी जयपुर मंगवाई। तो इसने भी नागौरी जुत्ती पहनी, जोधपुरी साफा पहना और
गांधी जी अलद्रा काडी लांगर चाल। अब इसके दरबार में ये राजस्थानी भेष बनाकर जाता है, तो देखो कि जिस प्रकार से अपने शगुन के तौर पर लेकर जाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह प्रात भर भर के लेकर जाते हैं, तो उसी प्रकार उसके दरबार में ये प्रस्तुत होता है। लेकिन लास्ट के अंदर जब इसकी एंट्री हुई तो इस बंदे के आगे जो दरबान था उसके हाथ में क्या था वो देखते ही अचंभित हो गई, क्योंकि ये जानता था भाई इसको किसी प्रकार से इंप्रेस करना जरूरी है, क्योंकि बात इसी से ही बनेगी। जहांगीर नहीं भाव नहीं दे रहा वो, इसको बात इसी से ही बनेगी, यही बनाएगी। तो भाई लास्ट के अंदर इस बंदे ने क्या किया कि जैसे सफेद मोतियों की माला से बने मालाएं बने वो इसके सामने प्रस्तुत की। तो इसने कहा भी है कौन ऐसा इंसान जो मेरा इतना अभादर कर रहा है। तो इसने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्री आपको प्रणाम, मैं गरीब थारो दास अठे आया हूं थारे राजस्थान रे माई, और क्या बोलो थे कहीं करना आया, क्या कहीं तो करना है, मैं हमारी दुकान चलावा पर थारो भरता रहा, वो दुकान कौन चलाने दे, क्या बस इतनी सी बात, क्या जी ठीक है। अब इसने वो व्यापारिक पद्धति समझ आई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस प्रकार के व्यापारिक तरीके से व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। यही क्वेश्चन आरएएस एग्जाम के अंदर पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार से बना दोबारा सुनना और इसको नोट कर लेना अलग से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार का व्यापार करना चाहती थी। तो वो व्यापारिक तरीका कौन सा था, औपनिवेशिक व्यापार। कौन सा था, औपनिवेशिक व्यापार, डोमेनियन बिजनेस। ये क्या होता है सर जी? अब देखो भाई ये होता क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखो इकोनॉमिक्स, ज्यादा तो इसको इकोनॉमिक्स के अंदर ही डिफाइन करेंगे, मैं ज्यादा नहीं करूंगा यहां पर। तो देखो कि जिस प्रकार से मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आपको पता है मैं गंगानगर से हूं, ठीक है, आप हो सिरसा के, ये आपकी सिटी, ये मेरी सिटी। मैं आया गंगानगर से आपके सिरसा के अंदर, और मैंने यहां सिरसा के व्यापारियों से मिला, यहां के नगर पालिका अध्यक्ष से या नगर परिषद के अध्यक्ष से मिला, ठीक है। तो वहां से मैंने रिक्वेस्ट की कि यहां से जो कच्चा माल है, गेहूं ज्यादा होती है, ये गेहूं मुझे दे दीजिए। क्या कर दीजिए, गेहूं मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री मेरी कहां पर है, गंगानगर के अंदर। तो व्यापारियों ने कहा हमारा क्या बेनिफिट इसके अंदर, हम सारे के सारे गेहूं आपको दें, हमारा क्या बेनिफिट। तो मैंने कहा आपको बेनिफिट, मैं पहले तो इसके ऊपर कमीशन दूंगा, बाद में मैं यहां से ये कच्चा माल लेकर जाऊंगा और वापस बिस्किट तैयार करके आपके सिरसा के अंदर ही बेचूंगा। जहां से कच्चा माल खरीदा वहीं पर पका हुआ माल लाकर बेचना, वो व्यापारिक पद्धति कौन सी हुई, औपनिवेशिक व्यापार हुआ। वो व्यापार कौन सा हुआ, औपनिवेशिक व्यापार हुआ। यानी कि भारत से कच्चा माल खरीदकर प्रोसेसिंग के द्वारा उसे बनाकर वापस भारत के अंदर बेचना, वो व्यापारिक पद्धति कौन सी है, औपनिवेशिक व्यापार है। ठीक है, ये दो बातें आपके क्लियर। तो आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल मोटिव क्या था, मूल उद्देश्य क्या था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, औपनिवेशिक व्यापार उनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते थोड़ा आगे, देखो बाद में नूरजहां ने अपने पतिदेव से रिक्वेस्ट की, तो उनके कहने पर जहांगीर से मुलाकात हुई। मुलाकात तारीख कोई नहीं पूछेगा, बता देता हूं, 10 जनवरी 1616 ईस्वी के अंदर मुलाकात कब हुई, 10 जनवरी 1616 ईस्वी के अंदर मुलाकात हुई जहांगीर और सर टॉमस रो की। स्थान जगह पूछ सकता है, तो वो स्थान याद रखना, मैगनीज या मैगजीन दुर्ग भी बोला जाता है, मैगजीन दुर्ग। और ये मैगजीन दुर्ग कहां पर है, राजस्थान की हृदय स्थली, द हार्ट ऑफ राजस्थान, द हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हृदय स्थली, राजस्थान
दिल, अरावली का अरमान, अंडों की टोकरी, तो वो कहां पर है? अजमेर है। ठीक है, अजमेर के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है, मैगजीन दुर्ग। राजस्थान में मुस्लिम पद्धति के अंदर स्थलीय श्रेणी का दुर्ग कौन सा है? तो वो मैगजीन दुर्ग है। बिल्कुल मुस्लिम पद्धति में दुर्ग कौन सा बना हुआ है? तो ये मैगजीन दुर्ग है। अब देखो भाई, इस दुर्ग के उपनाम पूछा जा सकता है, एक मैगजीन दुर्ग दे सकता है, या इसे अकबर का दौलत खाना या अकबर का शास्त्रागार भी कहा जाता है। दौलत खाने का मतलब यानी कि धन पैसा रखने के लिए एक गार, गार का मतलब क्या होता है? आगार। अपने रोडवेज बसें देखी होगी, उस पर लिखा होता है सिरसा आगार। आगार का मतलब क्या होता है? घर, डिपो। तो शस्त्रागार, दौलत खाना, शस्त्रागार यानी कि अस्त्र शस्त्र रखने की जगह। तो अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण 1585 ईस्वी में करवाया था। किस लिए? कि अपनी धन संपदा और अस्त्र शस्त्र रखने के लिए। इसलिए इसे अकबर का दौलत खाना या शस्त्रागार भी कहा जाता है। और इस दुर्ग का नाम क्या है? मैगजीन दुर्ग या मैग्नीज दुर्ग। और ये दुर्ग कहां पर है? अजमेर, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, यहां पर इन दोनों की मुलाकात होती है। तो देखो कि जो विलियम हॉकिंग्स आए थे, उनके साथ कोई शर्तें नहीं हुई थी, लेकिन ये यहां पर पूर्ण शर्तों सहित। क्वेश्चन किस प्रकार से कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एजेंट कौन था जो पूर्ण शर्तों सहित समझौता करके गया से? तो वो कौन था? सर टॉमस रो था। दो बातें नोट लगाकर याद रखना। पूर्ण शर्तों सहित समझौता किसके साथ हुआ? जहांगीर के साथ सर टॉमस रो करेगा, पूर्ण रूप से। ठीक है, शर्तों सहित हुआ था। दूसरी बात, दूसरे नोट के अंदर आप क्या क्या लिखोगे? आप जब नोटबुक लेकर बैठते हो मेरे वीडियोस के समय, क्लास के समय, तो ये नोट भी साथ में लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, कल को अपने ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो उस टाइम घर से ज्यादा नहीं हो तो 2000 रुपये लेके आना, 500 के नोट में 4 नोट तो लिखवाऊंगा हर क्लास के अंदर। तो एक एक नोट देते रहना मुझे। ठीक है, तो दूसरे नोट के अंदर आप क्या लिखोगे कि कंपनी EIC औपनिवेशिक व्यापार करने के लिए भारत आई थी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात। अभी तो आप इसका एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में आगे की अपने राम कहानी करते हैं, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या राज करना सीखी। व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई थी वो राज करेगी। तो आप इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, चलते हैं अपने आगे। ले लिया? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब देखो, जो कंपनी यहां पर राज करने के लिए आई थी, जो कंपनी यहां पर व्यापार करने के लिए आई थी, अब वो क्या करेगी? अपने स्थायी घर बनाना स्टार्ट करेगी। यही सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2017-18 के अंदर जो भर्ती गई है सेकंड ग्रेड की, राजस्थान RPC की बात कर रहा हूं, उसके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम दुर्ग। तो यहां पर एक नगर की स्थापना, किसी भी अगर नगर की स्थापना करेंगे तो पहले अपना घर बसाना जरूरी होता है। घर बिया नहीं बीननी ले आगे बसानो नहीं, पहला मकान बना के घर बना के घर बसानो है। आको नहीं आपने क्या घर बसा लो, घर बसाना को मतलब वो थोड़ी अभी बीननी ले आके घर बसा लेना, पहला घर बनाना पड़ी, बाद में बीननी रुके ना, बीननी रुके को नहीं। ठीक है, तो अब देखो आधुनिक मद्रास की स्थापना। आधुनिक मद्रास की स्थापना
तो आधुनिक मद्रास की स्थापना कब की गई? 1639 ईस्वी के अंदर। कब की गई थी? 1639 ईस्वी के अंदर मद्रास की स्थापना की गई थी। आधुनिक मद्रास की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कोई नगर की स्थापना करे तो अपना घर तो बनाएंगे, तो वो दुर्ग कौन सा बना दिया? और महाराजाओं के घर को क्या बोलते थे? दुर्ग बोला जाता था, फोर्ट बोला जाता था, किला बोला जाता था, ठीक है। कईयों को, अब जैसे हरियाणा के विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता सर दुर्ग होता क्या है, तो क्योंकि आपके हरियाणा के अंदर ये कम है, बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपके यहाँ पर दुर्ग मिले। लेकिन हमारे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हर जो कस्बा है उसके अंदर ये दुर्ग मिल सकते हैं, आपको महल मिल सकते हैं, घर मिल सकते हैं राजाओं के। जो राजाओं का घर हुआ करता था उसी को दुर्ग, फोर्ट या किला कहा जाता है, ठीक है। तो दुर्ग कौन सा बना दिया? सेंट जॉर्ज फोर्ट। कौन सा? सेंट जॉर्ज फोर्ट। कौन सा दुर्ग बनाया? सेंट जॉर्ज फोर्ट। क्वेश्चन किस प्रकार से कि ईस्ट इंडिया कंपनी या EI अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया भारत में प्रथम दुर्ग कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेंट जॉर्ज फोर्ट। कौन सा दुर्ग है वो? सेंट जॉर्ज फोर्ट। एक दुर्ग और मिलेगा आपको, वो है विलियम फोर्ट। इसके बाद में एक दुर्ग का और जिक्र आएगा जहां पर तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। वो मैं आपसे आंसर चाहूंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर जरूर रिप्लाई दीजिएगा, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही भाई, ठीक है। बताने को तभी बता सकता हूं। तो चलो लिख लीजिए, सेंट जेम्स पैलेस है, लंदन के अंदर हुए थे 3 गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 के मध्य, ठीक है। सेंट जेम्स पैलेस। तो अब देखो नोट लगाकर आप क्या लिखोगे? भारत में बनाया गया, भारत में EIC या अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम दुर्ग कौन सा है? तो सेंट जॉर्ज फोर्ट है। कौन सा दुर्ग है वो? सेंट जॉर्ज फोर्ट है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। सॉरी भाई। अब चलते आगे। अब देखो कि एक दूसरे नगर की स्थापना, कलकत्ता की स्थापना। किसकी स्थापना? कलकत्ता की स्थापना। और कलकत्ता की स्थापना कब की गई? 1700 ईस्वी के अंदर। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। कलकत्ता नगर की स्थापना कब की गई थी? 1700 ईस्वी के अंदर। यानी कि कंपनी को बने हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 1700 ईस्वी के अंदर कलकत्ता की स्थापना हुई। तो यहां पर भी दुर्ग बनाया गया, और वो दुर्ग कौन सा था? विलियम फोर्ट। इस दुर्ग की अजब गजब कहानी है। कौन से दुर्ग की? विलियम फोर्ट की। यही आगे चलकर अपेक्स न्यायालय बनेगा। भारत में पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या बनेगा? 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट, 1935 के अंदर। इसके बाद में 28 जनवरी 1950 के दिन, हमारे संविधान लागू होने के 2 दिन बाद में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना दिल्ली के अंदर 28 जनवरी 1950। और पहला कौन था न्यायाधीश? HJ कानिया, याद हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। विलियम फोर्ट की स्थापना हो चुकी है। अब देखो भाई, इन्होंने अपने घर बना लिए। जो कंपनी व्यापार करने के लिए अब वो स्थायी निवास करने लगे, यहां पर अपने बीवी बच्चों के साथ खूब लूटखोस कर रहे हैं। करते करते अब इन्होंने सोचा कि यार ये भारतीय जनता है, अब क्या किया जाए, अब इन पर राज करना स्टार्ट किया जाए। तो भाई आज भी आप देख सकते हो, किसी पर अगर
राज करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो आपस में लड़ाओ दो को और बाद में अपना प्रभुत्व संपन्न करो, यही होता है। यही तरीका ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया। ठीक है, तो भाई कंपनी ने अपनाया तो यानी कि राज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तो युद्ध देखो कि याद रखना, दो युद्ध हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध। पहला युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो आपको यही क्वेश्चन याद होना चाहिए कि प्लासी का मैदान है कहां पर। आगे की चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि प्लासी का मैदान है कहां पर। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 23 जून 1757 के दिन, 23 जून 1757 के दिन जो युद्ध हुआ वो कहां पर हुआ, नाम ना दिया और प्लासी, तो फिर आप क्या करोगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, यहां पर यह है नादिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया नहीं नादिया, और ये कहां पर पड़ता है, पश्चिमी बंगाल के अंदर। कहां पर पड़ता है, पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो नादिया पश्चिमी बंगाल के अंदर कब लड़ा गया प्लासी का युद्ध, तो 23 जून 1757 ईस्वी। अब देखो भाई, अब थे या नागदेव गुरु जी थे तो तारीखा बहुत लिखो भाई, जका स्टूडेंट मेरा पुराना पढ़ रहा ने बाना तो मेरी आदत ध्यान है। ठीक है, थाना इतना आर्टिकल लिखवाऊंगा, ठेकोगा गुरु जी बहुत लिखा है, और तारीख इतनी लिखाऊंगा, लेकिन एक चीज को विश्वास रखो, जितनी भी तारीख लिखवाऊंगा, जितो भी कोई भी आंकड़ो लिखवाऊंगा, एकदम किसी ही बोर्ड न थे मात देश को। यानी कि जो एक बोर्ड है, मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के दो बोर्ड है, आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड। भाई साहब अगर वो आंकड़े याद है ना आपके, तो आपका कोई भी, चाहे एसएससी का, यूपीएससी का कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि एकदम से स्टिक आंकड़ा देता है आरपीसी या अधीनस्थ बोर्ड या यूपीएससी। तीनों के आंकड़े लिखवाऊंगा आपको, एक एक तारीख पर आपको शर्त लगा लेना मेरे साथ, कोई भी मेरी एक एरर निकाल देना तारीखों के मामले में या आर्टिकल के मामले में। ठीक है, ये शर्त रही आपके साथ, वादा रहा। तो ये युद्ध लड़ा गया 23 जून 1757 ईस्वी के दिन, प्लासी का मैदान, नादिया पश्चिमी बंगाल। ठीक है, मध्य अगर पूछा जाए तो भाई कंपनी की तरफ से कौन लड़ा, रॉबर्ट क्लाइव। कौन लड़ा, रॉबर्ट क्लाइव। और ध्यान में रखना, रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अस्तित्व, प्रभुत्व स्थापित करने वाला कहा जाता है। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। वर्सेस बंगाल में हो रहा है, तो बंगाल का नवाब कौन होगा, सिराजुद्दौला। ये कहां का था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था। नवाब सागा युद्ध हो, और विजय किसकी होती है, रॉबर्ट क्लाइव की युद्ध विजयी होती है। कौन हारा, सिराजुद्दौला। ठीक है, यह युद्ध हो चुका है। इसके बाद में जो दूसरा युद्ध हुआ वो हुआ बक्सर का युद्ध। यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बक्सर का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ये अगर पूछा जाए तो बक्सर कहां पर पड़ता है, बक्सर जिला है बिहार का। कहां पर है, बिहार के अंदर है बक्सर का मैदान। वर्तमान में इसकी लोकेशन क्या है, तो बिहार के अंदर है। ठीक है, कब लड़ा गया, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के अंदर। कब लड़ा गया ये युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के अंदर। तो गाइस नीचे जगह कम है तो मैं साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, मध्य अगर पूछा जाए कि किनके मध्य, तो भाई मध्य तो कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, याद रख लियोगा, ट्रैक्टर मुनरो के याद रखना है कि ट्रैक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर न रहे तो ट्रैक्टर याद रहे जी, ट्रैक्टर मुनरो महिंद्रा कर लियो।
क्योंकि सारा घर हम वही है लगभग, 80% लोग हम महिंद्रा, ठीक है, लाल फोर्ड। हेक्टर मुनरो था। यहां पर तीनों की संयुक्त सेना, दिल्ली, अवध और बंगाल, तीनों की संयुक्त सेना और अकेला मुनरो, ठीक है। तो भाई तीनों की संयुक्त सेना और एक इंसान अकेला, लेकिन जीता कौन? हेक्टर मुनरो। अब देखो कि क्वेश्चन किस प्रकार से, कि बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 के दिन हुआ, उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो युद्ध लड़ता है और वही विजय रहता है। लेकिन उसके अंदर दिल्ली का नवाब कौन था, यानी कि दिल्ली का बादशाह कौन था, अवध का कौन था और बंगाल का कौन था? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको तीनों को अलग अलग याद रखना है। तो दिल्ली का कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अवध का शुजाउद्दौला, और बंगाल का मीर कासिम। बंगाल का कौन बन चुका था? मीर कासिम बन चुका था। तब 88 रोलो पड़ी, कट्ठा रोलो पड़ी क्या गुरु जी? सिराजुद्दौला पहला हो, शुजाउद्दौला पहला। ए आ याद है नहीं? ए आ ई उ ऊ, ठीक है। तो ई सह माई पहला कहेंगे, पहला युद्ध किसो हो? प्लासी का युद्ध हुआ। इसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। तो पहले ई आएगी या ऊ आएगा? ई आएगी, यानी कि सिराजुद्दौला। ऊ तो ये पढ़ा है ना। तो ई से सिराजुद्दौला और ऊ से शुजाउद्दौला, ये अवध का था। और विजय किसकी हो जाती है? हेक्टर मुनरो की विजय हुई। और इस विजय के उपरांत, यानी कि अगर अपने घरों में भी लड़ाइयां होती है, लड़ाई मानी सास बहू की लड़ाई हो जाती है ना, तो लेकिन लास्ट में निपटती किस बात पर है? राजीनामा हो गई। इनके मध्य भी राजीनामा हुआ, यानी कि समझौता हुआ, या भाई आपने अभी कहीं बोल दे राजीनामा बोल दे। लेकिन राजा महाराजाओं के मध्य पहले लड़ाइयां होती थी और बाद में समझौता हुआ करता था या राजीनामा हुआ करता, उसको क्या बोल दिया जाता था? संधि बोल दिया जाता था। अब देखो इलाहाबाद के अंदर संधि हुई, क्या हुई? इलाहाबाद में संधि हुई। संधि को नाम क्या दे दिया? इलाहाबाद की और ये इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी के अंदर। कब हुई? 1765 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई। और मध्य अगर पूछ ली जाए तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य। इनके मध्य हो गई? शाह आलम द्वितीय के मध्य संधि हुई। कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। अब देखो, जो कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, जो कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, अब वो भारत पर क्या करेगी? अधिकार कर लेगी। कौन सी संधि के द्वारा भारत पर अधिकार करना स्टार्ट किया? तो वो संधि कौन सी थी? इलाहाबाद की संधि थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, चाहिए आप हिस्ट्री की दृष्टि से देखना, चाहिए पॉलिटिकल की तरफ से देखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाए इलाहाबाद की संधि, तो आपको क्या लिखना है वहां पर कि पहले तो हुई कब? 1765 ईस्वी। मध्य पूछे रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। शर्त क्या थी? इस संधि के तहत क्या हुआ? बंगाल पर प्रशासनिक अधिकार किसके हो गए? EIC का अधिकार हो चुका था बंगाल पर प्रशासनिक अधिकार, यानी कि बंगाल को हड़प लिया गया। यहां पर किसको हड़प लिया? बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, ठीक है। अब देखो प्रशासनिक अधिकार मिला इनको, तो प्रशासनिक अधिकार मिलने के बाद, थोड़ा सा ऊपर से मैं डिलीट कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए यार, लीजिए जल्दी में, ले लिया? थोड़ा सा ही करूंगा।
बंगाल पर प्रशासनिक अधिकार हो गया। अब देखो, प्रशासन को चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पद का निर्माण किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रथम पद, प्रशासनिक पद, पोस्ट कौन सी बना दी? गवर्नर की। कौन सी बना दी? गवर्नर की। कब बना दी? 1765 ईस्वी के अंदर गवर्नर की पद पोस्ट बना दी गई। 1764-65 के अंदर ये संधि हुई थी और पद बना दिया गवर्नर का। तो बंगाल का नोट लगाकर लिख लीजिए, मैंने कहा था ना नोट रखियो तैयार। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको बना दिया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। ये याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको बना दिया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। और प्रथम पोस्ट कौन सी बनाई गई थी? गवर्नर की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर डालिएगा। धन्यवाद।